बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे निबोश आईजीसी 1 का एलिमेंट 3 में स्पेशल केसेस इन वल्नरेबल वर्कर्स। वी विल स्टडी अबाउट स्पेशल केसेस इन वल्नरेबल वर्कर्स। इन दिस कैटेगरी द फर्स्ट वन इज यंग पर्सन्स। हम लोग जो यंग पर्सन्स होते, जो जवान वर्कर्स होते या जो जवान लोग होते, वो कौन होते? अंडर 18। जिस बंदे का उम्र 18 साल से कम हो तो वो यंग पर्सन में आता है, ठीक है। और वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उसने इंडस्ट्री को देखा नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र ही 18 साल से कम है। फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी, उसके जो फिजिकल जिस्मानी और जो जहनी मेच्योरिटी है या पुख्तगी है, वो भी कम है। पुअर रिस्क परसेप्शन, और उसका जो रिस्क परसेप्शन है, यानी वो जो रिस्क को परसेप्ट करता है, वो भी कम है। क्यों? क्योंकि उसने इंडस्ट्री को अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि उसने काम किया ही नहीं है। तो वो, उसका जो एज है उस लेवल से उसकी एक्सपीरियंस कम है, उसमें फिजिकल और मेंटल मेंटल मेच्योरिटी कम है, इसलिए उसका जो रिस्क परसेप्शन है वो भी पुअर ही होगा। जब भी हम लोग ये यंग जो लोग देखते हैं, इसको देखते हैं, तो ये ज्यादातर जो है रिस्क के करीब ही होते हैं, इन्फ्लुएंस बाय पेयर ग्रुप। और ऐसे लोग जब आपके इंडस्ट्री में मौजूद हो, तो ये लोग जो है पेयर ग्रुप से ज्यादातर मुतासिर होते हैं। यानी ये लोग जो है, जो इनके जो दूसरे ग्रुप से आपकी कंपनी में, उन लोगों से ज्यादा मुतासिर होते हैं। अगर ये लोग किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, अगर वो अनसेफ ग्रुप हो, तो ये लोग भी अनसेफ काम करेगा। अगर वो लोग सेफ हो, पेयर ग्रुप सेफ हो, तो ये लोग भी सेफ तरीके से काम करेगा। ईगर, और ये लोग जो है, ये ज्यादातर काम करने के शौकीन होते हैं। फिर कंट्रोल मेजर्स, इस तरह के अगर लोग हो हमारे कंपनी में, तो उसके लिए जो कंट्रोल मेजर है वो क्या है? सबसे पहले, प्रोहिबिट सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज, कि जो भी हाई रिस्क एक्टिविटी है हमारी कंपनी में, वो इन लोगों से न करवा ले, क्योंकि ये लोग ज्यादातर रिस्क के नजदीक होते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो मेंटल मेच्योरिटी है वो कमी है। तो अगर आपकी कंपनी में कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटी है, तो इन लोगों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्रोल मेजर है। फॉर एग्जांपल, हाई रिस्क मशीनरी या प्लांट, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी इन लोगों से नहीं करना चाहिए। देन रिस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स इन आवर्स, फॉर एग्जांपल नो ओवर टाइम। फिर इन लोग, ये जो लोग हैं, इनको ऐसा काम दिया जाए कि जिसमें रिस्क ना हो, रिस्क के अलावा इनके जो काम करने के आवर्स है, या जो ये लोग काम करते हैं, इन लोगों को ओवर टाइम नहीं देना चाहिए। और ये लोग जो है, इनके आवर्स भी कम करने चाहिए। देन ट्रेन एंड सुपरवाइज, और इस तरह के लोगों के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग के बगैर इनको साइट पे या वर्क प्लेस पे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और सुपरवाइजर भी इन लोगों के लिए लाजिमी है, ठीक है। देन न्यू एंड एक्सपेक्टेड मदर्स, न्यू एंड एक्सपेक्टेड मदर, वो लोग, वो वर्कर्स होते हैं। न्यू मतलब कि जो भी कोई लेडी हो, कोई भी औरत हो आपकी कंपनी में, जिसका जिसका बच्चा हुआ हो, और या उसके पेट पे हमल हो, इस तरह भी वर्कर हमारे कंपनी में हो सकते हैं। तो सर्टन केमिकल, फॉर एग्जांपल लेड, तो इस तरह के अगर लोग हैं, तो इनको जो आपकी कंपनी में ये इस तरह के लोग काम करते हैं, तो जो कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि इनके सामने इन लोग को नहीं जाना चाहिए, ये इस तरह वर्कर अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो केमिकल है इनके बच्चे के लिए या इनके पेट पे जो हमल है उसके लिए डेंजर होता है। सर्टन बायोलॉजिकल एजेंट्स
दैट्स रूबेला वायरस। और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ हयातियाती, कुछ वायरस बैक्टीरियास है जो इनके लिए खतरनाक हो सकते हैं रूबेला वायरस से, जो मैनुअल हैंडलिंग। और ये लोग, इन लोगों को मैनुअल हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोग के पेट में बच्चा है या ये लोग दूध देते हैं अपने बच्चे को। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, इन लोगों को ज्यादा टेम्परेचर में काम नहीं करना चाहिए, या कम, बहुत ज्यादा सर्दी में या बहुत ज्यादा गर्मी में इन लोगों के जो काम है ये इन लोगों पे इफेक्ट हो सकते हैं। होल बॉडी वाइब्रेशंस, और इन लोगों को कोई ऐसा काम नहीं देना चाहिए जिसमें इनका जो पूरा बॉडी है, जो जो पूरे बॉडी को वाइब्रेशन हो, जिस काम में वाइब्रेशन का मतलब यही है कि इनका जो पूरा बॉडी उससे हिल जाए, तो इस तरह का काम भी इन लोगों से नहीं करना चाहिए। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और ये लोग जो तापकारी शुआएं होते हैं उसके सामने भी ये लोग, ये इस तरह के वर्कर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ये जो एक्सरेस, हॉस्पिटल्स में जो एक्सरेस होते हैं उधर लिखा होता है कि इस तरह के लोग उसके सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर नाइट शिफ्ट्स, इन लोग मना करना चाहिए, इन लोगों को नाइट शिफ्ट्स नहीं करना चाहिए। और स्ट्रेस, इन लोगों को ज्यादातर स्ट्रेस भी नहीं देना चाहिए, इन लोगों के हेल्थ के लिए डेंजर होते हैं। वायलेंस, इन लोग से लड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिसेबल वर्कर्स, जो हमारे स्पेशल केसेस या वल्नरेबल वर्कर्स में है। डिसेबल वर्कर्स वो लोग जो माजूर होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, ठीक है। Identify health and fitness criteria for some jobs. For example, eyesight requirements to drive forklift trucks. Workers with known disabilities, what are the implication are their disabilities? यानी मतलब यही है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो डिसेबल वर्कर्स है या माजूर जो लोग हैं, उनसे वो काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए इनका जो सेहत है वो फिट न हो। मिसाल के तौर पर, एक बंदे का जो आई साइट्स या नजर का मसला है, तो उनसे इंडस्ट्री में या कंपनी में हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते या फोर्कलिफ्ट नहीं चला सकते, क्योंकि उसका आई का मसला है। या कोई इस तरह कोई और वर्कर जो आप उसको जानते हैं कि इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो काम के लिए सही नहीं है, तो उस पे वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है लोन वर्कर्स। लोन वर्कर्स वो लोग होते हैं जो अकेले काम करते हैं। हमारे वर्क साइट में कुछ इस तरह के लोग भी होंगे जो अकेले काम करते हैं। तो अकेला जो जो बंदा भी अकेला हो, तो वो हजर्ट्स को नजदीक होते हैं, उस लाजिमी उसके लिए काम के दौरान खतरा हो सकते हैं। वर्कर स्पेशली वल्नरेबल एंड मोर एट रिस्क ऑफ वायलेंस, that is prison officers, mental health nurse, if they are injured or ill, for example, confined space entry। ये कह रहे हमें कि लोन वर्कर्स वो वर्कर्स है जो अकेला काम करते हैं, और ये लोग जब अकेला काम करते हैं तो ये रिस्क को ज्यादा करीब होते हैं, इसे इन्हें इसे हर खतरात, इनको खतरात बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एक जेल में एक प्रिजन ऑफिसर जो कैदियों का ऑफिसर होता है, या जो वार्डन होते हैं या जेलर होते हैं, तो उधर तो कैदी है, और वो अकेला अगर हो तो वो उसे कोई भी कैदी लड़ सकते हैं, और वो खतरे के बहुत नजदीक है। या मेंटल नर्स है या नर्स है, अपने पेशेंट को देखते हैं, तो वो जो पेशेंट है वो उससे लड़ सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई बंदा कन्फाइंड स्पेस में एंटर होते हैं तो वो कन्फाइंड स्पेस में भी उसी के लिए खतरा है, क्योंकि वो अकेले ही होते हैं। कन्फाइंड स्पेस वो जगह है जिसके आने जाने का रास्ता लिमिटेड हो, यानी कन्फाइंड स्पेस में जब हम अंदर जाते हैं या उससे बाहर आता है वो रास्ता लिमिटेड हो, यानी वो रास्ता कोई नॉर्मल रास्ता नहीं होता। उसमें इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है या ज्यादती हो सकती है, और इसमें कोई टॉक्सिक गैसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसा जगह फिर कन्फाइंड स्पेस उसको कहलाते हैं। टॉक्सिक गैसेस का मतलब जहरीला गैसेस उसमें हो सकते हैं।
हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है या कोई और गैस भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम कन्फाइंस प्लेस कह सकते हैं। इसके अलावा हम अपने इंडस्ट्री में देखते हैं कि हमारे जो ये ड्राइवर हजरात है वो भी लोन वर्कर्स होते हैं, क्योंकि वो अकेले ही गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरह के लोग के लिए जब अकेले हो तो उसको हम लोग को होना ये कोई स्पेशल कंट्रोल मेजर देना चाहिए या सेफ्टी प्रिकॉशंस देना चाहिए उन लोगों को, या एहतियाती इकदामात उनके लिए देना चाहिए, यानी ताकि वो लोग किसी भी इमरजेंसी में या किसी भी खतरे में अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो आप लोग के पास अगर इंडस्ट्री में कोई भी इस तरह का लोन वर्कर हो तो आप लोग को सोचना चाहिए कि ये लोग अकेले हैं, लोन का मतलब अकेले। तो अगर ये लोग अकेले हैं तो उनके साथ खतरात भी ज्यादा है। तो उन खतरात से ये लोग किस तरह अपने आप को बचाएगा, तो उनके लिए आप लोगों ने जरूर कोई ना कोई इस तरह का सिस्टम या निजाम बना ले ताकि वो लोग किसी भी इमरजेंसी में अपने आप को या किसी भी खतरे में अपने आप को बचा ले। नेक्स्ट 3.6, एलिमेंट 3.6 में द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, यानी कंपनी में लाजिमी चेंज होगी, क्योंकि लाइफ में चेंजेस लाजिमी है और कंपनी में ये लाजिमी होती है। तो उस चेंज को हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं? चेंज इंक्लूड चेंजेस टू वर्क प्रोसेस, इक्विपमेंट्स, प्रैक्टिसेस इन कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट इज टेम्परेरी वर्क्स। यानी ये चेंजेस जो है ये वर्क प्रोसेस में यानी काम करने का तरीका भी चेंज हो सकता है। यानी पहले हम लोग मैनुअली काम कर रहे थे, हाथों के जरिए काम कर रहे थे, फिर हम लोग मशीन लेके आए तो मशीनों से काम कर रहे हैं। इक्विपमेंट भी चेंज हो सकते हैं, प्रैक्टिस भी चेंज, कोई काम करने के तरीके भी चेंज हो सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्क में भी कोई चेंजेस हो सकती है, यानी कोई भी टेम्परेरी चेंजेस हो सकते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, यानी टेम्परेरी। तो ये जो चेंज है इसको हम लोग किस तरह मैनेज करेगा, क्योंकि ये जो चेंज है ये अपने साथ नए नए हजर और रिस्क यानी खतरात लेके आते हैं। तो उन खतरात से हम अपने वर्कर को किस तरह बचाएंगे? टेम्परेरी वर्क्स इंक्लूड, जो टेम्परेरी वर्क्स है या कंस्ट्रक्शन का जो टेम्परेरी वर्क्स है उसमें क्या शामिल है? शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, यानी कोई छोटे या कोई थोड़े वक्त के लिए कोई बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट है, ये एक हमारा एक बड़ा मंसूबा, एक बड़े मंसूबे से काम हो रहा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा मंसूबा भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे और उस बिल्डिंग के दरमियान में हमें यह भी बताया जाए कि कोई छोटा सा काम बताया जाए कि इधर किचन बनना है या कोई और एक्स्ट्रा रूम्स बनना है या कोई और काम है। तो उस जो टेम्परेरी वर्क से, क्योंकि उसका पहले हम लोगों ने प्लान में या मंसूबे में उसको नहीं डाला था, अभी उस जो नया काम है उसके लिए अलहदा मंसूबा या अलहदा प्लान होना चाहिए। बिल्डिंग मेंटेनेंस, यानी कोई जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है ये भी एक चेंज है, और इसके लिए भी हमें मैनेज करना, इसको भी हम मैनेज करना हमें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी खतरात होते हैं और उस खतरात से अपने वर्कर को बचाना चाहिए। रिनोवेशन वर्क का मतलब ये है कि जो हम लोग कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग जो रंग रोगन या उसको एक सिरे से नया बनाते हैं तो वो रिनोवेशन वर्क है, तो उसमें भी खतरात होते हैं, उसको हम लोग किस तरह कंट्रोल करते हैं। फिर डिमोलेशन, यानी जो हमारा कोई बिल्डिंग हो या कोई और स्ट्रक्चर हो, जब उस हम लोग उसको गिराते हैं तो डिमोलिशन वर्क है, और उस गिराने में भी खतरात हो सकते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं। एक्सकेवेशन, जो खुदाई का काम है, यानी सतह जमीन के ऊपर जो खुदाई का काम है उसको हम लोग एक्सकेवेशन कहते हैं, और ये जो एक्सकेवेशन है इसमें भी खतरात है। उस खतरात से हम लोग अपने वर्कर को किस तरह बचाएंगे? ठीक है, तो मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, यानी ये जो चेंज का काम है इसको हम लोग किस तरह मिटिगेट या कंट्रोल किस तरह करेगा, यानी इसके लिए हम एहतियाती इकदाम किस तरह लेंगे। की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये जो चीजें हैं ये
एक की मैनेजमेंट, ये एक इनके लिए एक मैनेजमेंट की एक चाबी है या एक उसूल्स है, कुछ उसूल्स है। और वो उसूल क्या है? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट ऑफ द वर्क इटसेल्फ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्क प्लेस। यानी जो नया काम है या कोई नया प्रोसेस है या मेथड है या जो भी है, या नए कंस्ट्रक्शन बना रहे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिस्क असेसमेंट में रिव्यू करना चाहिए, या उसके लिए नया रिस्क असेसमेंट बनाना चाहिए। या अगर हमारे पास रिस्क असेसमेंट है तो उसमें वो चेंजेस लेके आना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क असेसमेंट में ये जो नया काम है ये इंक्लूडेड नहीं है। देन कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल अफेक्टेड पार्टीज, ये भी फिर एम्प्लॉयर्स की या मालिक की जिम्मेदारी है कि जो कंपनी में कम्युनिकेशन से वर्कर्स और स्टाफ के दरमियान या कोऑपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है C-155 में आर्टिकल नंबर 20 में कि ये मालिक की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स और जितने भी अफेक्टेड पार्टीज है वर्क प्लेस में, उनके दरमियान प्रॉपर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए। देन कॉम्पिटेंस ऑफ वर्कर्स इन मैनेजर्स, फिर ये जो नया काम है उसके लिए आए जो हमारे पास वर्कर से या मैनेजर से आए, वो इस काबिल है कि इस नए काम को सही तरीके से सरअंजाम दे दे, या उनको ट्रेनिंग चाहिए, या कोई हमें नया स्टाफ हायर करना चाहिए। फिर सेग्रीगेशन ऑफ द वर्क एरिया, फिर ये जो हमारा नया काम हो रहा है इस जगह को हम दूसरे काम से, या दूसरे जो हमारा काम चल रहा है या बिल्डिंग ऑलरेडी काम चल रहे, उस काम से ये इसको हम सेग्रीगेट या यानी जुदा कर ले। किस तरह? कोई उधर कोई बैरिगेशन या कोई फेंसिंग कर ले, या कोई दूसरा जो तरीका है उसको इस्तेमाल कर ले, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस है उससे ये जो जिधर नया काम हम कर रहे ये उससे जुदा कर ले या सेग्रीगेट कर ले। सेग्रीगेट का मतलब जुदा, अलग करना। इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क्स ऑन एग्जिस्टिंग इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, फिर ये जो चेंज है, क्योंकि ये चेंजेस आ गया है तो चेंजेस में लाजिमी बात है कि नए नए खतरात भी होंगे। तो जो हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने एक इमरजेंसी प्रोसीजर बनाए हुए आया, वो इमरजेंसी प्रोसीजर इस नए जो काम है इसको सही तरीके से इसको वो इमरजेंसी में इसको सही तरीके से कर सकते, या हमें इमरजेंसी प्रोसीजर भी चेंज करना चाहिए, या हमें कोई दूसरा इमरजेंसी प्रोसीजर बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी प्रोसीजर यही है कि हम कोई भी हादसा हो तो उस हादसे से बचने के लिए, या कोई अनवांटेड सिचुएशन हो या कोई भी वाकया हो, वो इमरजेंसी होते हैं, तो उस इमरजेंसी से बचने के लिए हमें क्या इकदाम चाहिए, और हमें वो इकदाम के लिए कौन से इक्विपमेंट चाहिए, किस कौन से बंदे चाहिए, ये सारा कुछ हमें उस इमरजेंसी प्रोसीजर में एक्सप्लेन करना चाहिए। देन वेलफेयर प्रोविजंस फॉर ऑल वर्कर्स इन्वॉल्व, और फिर अगर हम जो नया काम है उसके लिए कोई नए वर्कर्स लेके आते हैं तो उसके लिए वेलफेयर प्रोविजंस भी चाहिए, यानी टॉयलेट्स चाहिए, डाइनिंग हॉल चाहिए, या कोई और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन हो या एकोमोडेशन, ये सब फैसिलिटीज देना चाहिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है 3.7 सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी जब हम कोई काम करते हैं वो काम हम किस तरह सही और महफूज तरीके से करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, इसका जो इंट्रोडक्शन है या तारीफ है वो ये है कि ये फॉर्मल रिकॉर्डेड, ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है ये बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्डेड होगा, एक फॉर्मल रिकॉर्डेड होगा कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। प्रॉपर हमारे पास ये इसका एक रिकॉर्ड होगा कि हम लोग इस तरीके से, ये रिटर्न फॉर्म में हमारे पास होगा कि हम लोग ये काम इस तरीके से करेंगे। वो पूरा प्रोसीजर, पूरा तरीका उसमें लिखा होता है।
सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क, और उसमें बाकायदा हम लोग जो जो जिस जगह पे हम लोग काम करते उसका जो एग्जामिनेशन करते, उसका एक तरीका उसमें एक्सप्लेन होगा या उसमें डिस्क्राइब होगा, बयान होगा उसमें, और उसमें हजार्ड्स आइडेंटिफाइड। ये जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है इसमें ऑलरेडी जो हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई किया होता है कि खतरात है इस जगह में, इस एक्टिविटीज में ये खतरात है। देन सेफ मेथड्स डिफाइंड, और जो जिस जगह के लिए हम लोग सेफ सिस्टम बनाते हैं वो उसमें यह भी लिखा होता है कि जो हमारे वर्कर या जो हम लोग काम करते हैं वो किस महफूज तरीके से वो काम हम कर सकते हैं, वो भी उसमें लिखा होगा। वो पूरा ये एक हमारे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है। उस डॉक्यूमेंट्स में वो जो तरीका है वो सारा कुछ उसमें सेफ तरीका लिखा होता है कि अगर हम लोग ये काम इस महफूज तरीके से करेंगे तो हमें इस काम से कोई नुकसान नहीं होगा। वो पूरा तरीका बयान होगा उसमें। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में है, टू बी इफेक्टिव द SSW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट ब्रिंग टुगेदर। अगर हम लोग अपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन से 4 चीजें लाजिमी होना चाहिए? उसके लिए हमें पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल और एनवायरनमेंट, इन चारों चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए जब हम अपने काम के लिए या अपने वर्क प्लेस के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं इनको हमें नजर रख के उसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना चाहिए। उसमें है पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल और एनवायरमेंट। यानी पीएम एक वर्ड यूज होता है, पीएम, PEME, पीएमई। ठीक है। तो सबसे पहले पीपल, हु इज द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर, what level of competence or technical ability should they have? यानी वो लोग जिसके लिए हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तैयार कर रहे या बना रहे, वो लोग कौन है? what level of competence और टेक्निकल एबिलिटी शुड दे हैव? और उन लोगों में जिसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हम लोग बना रहे वो कितने काबिल होना चाहिए, या उसमें जो टेक्निकल सलाहियत है वो कितना होना चाहिए ताकि वो जो काम है वो महफूज तरीके से सरअंजाम दे दे। ठीक है। फिर जब हम वर्कर को सिलेक्ट करते हैं कि ये वर्कर है और उसको प्रॉपरली ट्रेन कर लेते हैं और उसमें वो टेक्निकल एबिलिटी भी लेके आते हैं, तो वर्कर जब सही तरीके से ट्रेन हो और सही हो उसके बाद हम इक्विपमेंट पे इसको नजर रखते हैं कि व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज, कि काम करने के दौरान ये जो वर्कर है या जो पीपल है कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा औजार इस्तेमाल करेगा। व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, और ये जो औजार या जो ये इक्विपमेंट ये वर्कर यूज कर रहा है उसके लिए कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट, यानी सेफ्टी गार्ड्स या कोई और सेफ्टी, यानी सेफ्टी स्विचेस हो या इमरजेंसी सेफ्टी स्विचेस या सेफ्टी गार्ड या कोई और सेफ उस इक्विपमेंट के लिए जो यूज होते हैं सेफ्टी आलात, वो कौन से होना चाहिए। तो इक्विपमेंट भी हम लोगों ने सही सेलेक्ट किए और इसमें प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट भी है। फिर नेक्स्ट जो इसमें है मटेरियल्स, व्हाट मटेरियल विल बी यूज्ड और हैंडल्ड ड्यूरिंग द वर्क। ये जो वर्कर है अपने काम के दौरान कौन सा मटेरियल यूज करेगा या इस्तेमाल करेगा या हैंडल करेगा, यानी वो किस मटेरियल के साथ उसका वास्ता पड़ेगा। यानी हमें वो मटेरियल भी उसके बारे में मालूमात होना चाहिए कि वो मटेरियल हजारियस मटेरियल है, यानी उस मटेरियल में खतरात है, या नन हजारियस है। वो केमिकल भी हो सकता है, वो नन केमिकल मटेरियल भी हो सकता है। तो हम वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर लास्ट पे एनवायरमेंट, वेयर विल द वर्क टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल स्पेस, लाइट एंड टेम्परेचर। फिर वो एनवायरमेंट
जिसमें ये वर्कर काम कर रहे हैं वो कौन सा, वो किस तरह का एनवायरनमेंट है, यानी उस जगह में स्पेस वर्कर के लिए सही है, लाइट जो रड़ा है या जो रोशनी है या जो लाइट है वो भी सही है, एंड टेम्परेचर, और उस जगह का टेम्परेचर किस तरह है, ज्यादा टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है। तो जब हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं तो इन चार चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं, यानी ये सामने मद्देनजर रखते हैं। और ये चार जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चार चीजों से अगर इन चार चीजों में से एक भी मिस हो तो हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल के बगैर कोई इक्विपमेंट मटेरियल एनवायरनमेंट है, लेकिन अगर वर्कर ना हो, वर्कर सही नहीं हो तो किस तरह काम करेगा। इक्विपमेंट भी सही होना चाहिए, मटेरियल भी वो इस तरह मटेरियल होना चाहिए जो वर्कर को उसके बारे में इल्म हो, और एनवायरनमेंट भी सही हो। ठीक है, इन सच ए वे एज टू क्रिएट अ सेफ वर्क मेथड। अगर ये चार चीजों पे हम लोग फोकस करेगा, ये मद्देनजर रख के, और ये सही तरीके से ये चारों चीजें हम सही तरीके से इन पे फोकस करके, इस तरीके से हमारा जो वर्क मेथड है वो फिर सेफ ही होगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, लिंक टू रिस्क असेसमेंट, hazards identified and control recorded। यानी हम जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते उसको हम लोगों ने लाजिमी रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमारे जितने भी वर्क एक्टिविटीज है वो रिस्क असेसमेंट के बगैर नहीं होंगे, क्योंकि हम हर एक्टिविटी के लिए रिस्क असेसमेंट बनाएगा, और रिस्क असेसमेंट भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा है। और रिस्क असेसमेंट को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। रिस्क असेसमेंट का मकसद यही है कि हमारे जो एक्टिविटी है, जो हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें खतरात कितने हैं, और उस खतरात से रिस्क कितना है, और उसको हम कंट्रोल किस तरह करते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेड सो द स्टैंडर्ड इज क्लियर। जो हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, इन तहरीरी शक्ल में होना चाहिए, ताकि जो उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेंशन किया है, ताकि वो जो हमारे वर्कर्स है या जो आने वाले लोग हैं उनके उनके लिए बिल्कुल क्लियर हो, वाज़ेह हो। डेवलप्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन विद असिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स। और ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो बनाएगा वो वर्कर या जो लोग इसको बनाते हैं वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट हम लोगों ने आगे पढ़ा, पहले भी पढ़ा है कि कॉम्पिटेंट में चार चीजें होना चाहिए। किसी भी बंदा, अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट हो तो उसमें चार चीजें होना चाहिए, यानी वो उस बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए, उस बंदे के पास एबिलिटी भी होना चाहिए, और उस बंदे के पास ट्रेनिंग होना चाहिए, और लास्ट पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चार चीजें उस बंदे, किसी भी बंदे में हो तो वो बंदा कॉम्पिटेंट बंदा होगा। और जब ये कॉम्पिटेंट बंदा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाता है, वो जो वर्कर्स है, दूसरे वर्कर्स है, उसके के साथ जो दूसरे वर्कर्स है उनसे लाजिमी असिस्ट या मदद लेगा। और ये जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है लीगली रिक्वायर्ड इन मेनी सर्कमस्टांसेस, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस है या हालात जो होते हैं उसमें ये लीगली रिक्वायर्ड है। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर देम, वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो देम। ये जो मालिकान है उसकी जिम्मेदारी है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना ले, और जो कंपनी के वर्कर्स है उस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को वो लाजिमी फॉलो करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ये ऑयल इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स या जो दूसरे हजरिस इंडस्ट्रीज है उसमें ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लाजिमी बनाते हैं। फिर डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, 3DIM एक वर्ड है, SREDIM, ये एक वर्ड है जिसको हम लोग अपने सामने रख के ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना सकते हैं। इस सिलेक्ट द टास्क, जब हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं तो उसमें जो जिस काम के लिए हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं उसको पहले सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं।
फिर रिकॉर्ड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ द टास्क। फिर वो टास्क जो जो हम लोगों ने जिस टास्क को सिलेक्ट किया या जो भी काम हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसमें स्टेप्स या स्टेजेस कितने हैं, यानी उसको टुकड़ों में लेके आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सेलेक्ट कर ले कि हम एक वॉल बना रहे, दीवार, तो जब दीवार बनाते हैं हम लोगों ने काम सेलेक्ट कर लिया दीवार बनाना टास्क, तो रिकॉर्ड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ द टास्क, तो उसमें कितने स्टेप्स या स्टेजेस है। तो उसमें वो सबसे पहले उसके लिए वर्कर चाहिए, पीपल। वर्कर के बाद फिर हमें जो इक्विपमेंट चाहिए, औजार भी चाहिए। लाजिमी बात है कि औजार के बगैर तो काम नहीं होगा। औजार में क्या है, वो जो मेसन से उसके जो कुछ जो आलात है या इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं वो होना चाहिए उसके बाद वो उसके पास। फिर मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल्स है, उसके लिए ईंटें चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी भी चाहिए, मटेरियल है। कोई और भी मटेरियल हो सकते हैं। फिर जब मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद फिर एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए कि कौन सा वो जो जिधर ये हम दीवार बना रहे हैं उधर एनवायरनमेंट किस तरह है, रोशनी, स्पेस, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। वो सतह जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो स्लेपरी तो नहीं है। ये जो हम स्टेप्स में या स्टेजेस में काम को लेके आते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग को जो दीवार बना रहे हैं उसके लिए हमें स्केफोल्डिंग या जिसको हम कोई और जो सेफ वर्किंग वर्किंग एट हाइट प्लेटफॉर्म है वो भी होना चाहिए, स्केफोल्डिंग हो या जो भी हो वो भी सेफ होना चाहिए। ठीक है। फिर ये जो हम लोग मटेरियल ऊपर लेके जाते हैं ये भी एक स्टेप्स है। तो जब आप अपने काम को स्टेप्स में लेके आते हैं तो फिर ई इवैल्यूएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, हर स्टेप्स में जो खतरात है उसको ढूंढो। यानी पहले आपके पास जो वर्कर है, वर्कर्स चेक कर लो कि कंपिटेंट है, काबिल है, काम करने के काबिल है या नहीं है। फिर उसके बाद चेक कर लो जो इक्विपमेंट्स है उनके पास, जो औजार है, आया वो काम करने के काबिल है या नहीं है। आया उस औजार में सेफ्टी डिवाइसेस या सेफ्टी स्विचेस या इस तरह के डिवाइसेस लगे हुए। ठीक है। ये सब कुछ आपने चेक करना है। फिर मटेरियल को चेक कर लो, जो ये लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें कितने खतरात है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो एनवायरमेंट है उसको भी चेक कर लो कि वो एनवायरमेंट काम करने के काबिल है, उधर रोशनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ आपने चेक करना है। फिर वर्किंग प्लेटफॉर्म जो बनाया हुआ है, अगर स्कैफोल्डिंग है या कोई और जो काम करने का जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, क्योंकि उसने दीवार बनाना है, तो वो भी चेक कर लो कि उसमें कितने खतरात हैं। जब आपको ये इन सब खतरात का पता चलता है तो फिर डी डेवलप सेफ वर्किंग मेथड्स, तो ये जितने भी खतरात है उसके लिए सेफ वर्किंग मेथड बना लो। यानी वो तरीके बनाओ जिसके जरिए लोग सेफ तरीके से काम कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्कर्स है या पीपल जो काम कर रहे हैं उसको ट्रेन कर लो, उसको उस काम पे ट्रेन कर लो, और ऐसे वर्कर इस्तेमाल कर लो जिसको पहले से पता हो, एक्सपीरियंस हो और इसमें एबिलिटी भी हो, अहमियत भी हो उस काम करने की। वर्कर के बाद आप जो उधर उनके पास जो इक्विपमेंट से औजार है वो औजार भी सही होना चाहिए, वो औजार सेफ्टी के लेवल से भी सही होना चाहिए, उनके काम करने के लिए वो औजार सही होना चाहिए। फिर उसके बाद चेक कर ले उनका जो इक्विपमेंट जो 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 मटेरियल सॉरी मटेरियल यूज हो रहा है उधर, अगर उसमें केमिकल्स है तो उस केमिकल से किस तरह बचना चाहिए, उस मटेरियल को किस तरह सेफ तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसका एनवायरनमेंट चेक कर लो, उस वर्कर्स के लिए रोशनी की भी जरूरत हो, अगर टेम्परेचर का हार्ट हो या ज्यादा ज्यादा उसमें सर्दी हो या उस पे सब कुछ चेक करके उसके लिए सेफ वर्किंग मेथड हर स्टेज के लिए बना लो।
फिर वो जो आप वर्किंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो या स्कैफोल्डिंग या कोई और, उसको भी सही तरीके से बना लो और कंपिटेंट बंदों से वो बना लो। फिर उनके लिए जो वर्किंग एट हाइट का काम कर रहे हैं वो प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, या जो भी है उधर का रिक्वायरमेंट्स, वो सेफ तरीके से काम सर अंजाम देना चाहिए। फिर लास्ट पे है मॉनिटर टू इंश्योर इट इज इफेक्टिव। आखिर में फिर आपने इसको चेक भी करना है कि आया जो मैंने सेफ वर्किंग मेथड बनाए हुए है वो सही है या सही नहीं है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, control and formulating procedures often most difficult stage. Consultation and management helps gain buy-in from workers. Allow concerns to be raised and addressed during development. ये जो किसी भी कंपनी में हम लोग कंट्रोल्स यानी जो सेफ्टी मैयर्स या हिफाजती तदाबीर या एहतियाती इकदाम या प्रोसीजर बनाते, या इस तरह के जो सेफ्टी मैयर्स बनाते वो बहुत मुश्किल होते, क्योंकि इसमें पैसा लगता है, बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है। कंसल्टेशन इन एंगेजमेंट हेल्प्स गेन बाय इन फ्रॉम वर्कर्स, और इसमें हमें वर्कर से लाजिमी हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बना रहे ताकि वो महफूज तरीके से काम कर ले। और अलाउ कंसर्न्स टू बी रेज इन एड्रेसिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और जब हम लोग ये कंट्रोल मेजर या जो एहतियाती इकदाम हजर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं, उस टाइम पे जितने भी लोग हैं, चाहे वर्कर हो या स्टाफ हो या जो भी है, उनसे कंसर्न्स उनसे उन, उन उनसे भी पूछना चाहिए कि आप लोग को क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं। आया हम आप लोग के लिए जो कंट्रोल मेजर्स बनाते हैं या जो प्रोसीजर बनाते हैं, आया ये सही है या सही नहीं है। उन लोगों से पूरा उनको इजाजत होना चाहिए, आप लोग जो भी आप लोग के इश्यूज है या मसाइल है या कंसर्न है, वो हमें डेवलपमेंट के स्टेज में रेस करना चाहिए। ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इन सुपरविजन में नीड डिटेल ट्रेनिंग इन द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी जो हमारे वर्कर्स है उन सबको काम के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए और उनको इंस्ट्रक्शन हिदायत भी देना चाहिए, ट्रेनिंग और सुपरविजन। और ये भी जो ट्रेनिंग है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा है। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ट्रेनिंग वर्कर को तरबियत देना है और ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हिस्सा है, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर लोग अपनी मर्जी से काम करेगा या दूसरे का नकल करेगा या उसको जो तरीका महफूज नजर आता है उस तरीके से काम करेगा। क्योंकि ट्रेनिंग के साथ हम वर्कर के जो एटीट्यूड है, उनके जो बिहेवियर है, उनके जो बिलीव है, वो सारा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, दूसरे लेक्चर के लिए हम लोगों ने लॉग इन होना है, क्योंकि जूम का टाइम खत्म हो गया। ठीक है। ओके, दोबारा लॉग इन होना है। ठीक है।